आप जानते हैं कि सर्दियां चल रही हैं और सर्दियां चलते हुए लोगों के आए दिन जिस्मों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है और कोई ना कोई परेशानियां निकली रहती हैं। उन सब मसलों को हल करने के लिए हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, एक फिजियोथेरापिस्ट। आए आज उनसे बात करते हो और सब चीज़ों के बारे में जानते हैं कि आखिर एक फिजियोथेरापिस्ट का क्या काम होता है, वो किस तरीके से सारे अमराज को डील करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आजकल जो कोरोना की एक नई लहर आ गई है उसको किस तरीके से डील किया जाता है, वो भी फिजियोथेरापी में। उम्र के साथ साथ जोड़ों में दर्द निकला रहता है, क्या ये हट सकता है, क्या वजह होती है, किस तरीके से इस पे काबू पाया जा सकता है? देखिए, ये जोड़ों के दर्द की जो जब आप बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है। जब इसमें देखा जाता है कि जब आप हम शुरू से देखते हैं कि जब एक बच्चा होता है और बच्चा जवान होने लगता है तो उसकी बोन्स मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, बोन्स बढ़ती रहती हैं, मजबूत होती हैं, मसल्स उसके मजबूत होते हैं। फिर एक फेज़ आती है जिसमें कि आप उसको एक स्टे कर जाता है, उसकी एक जो बॉडी है ना उसका कद बढ़ता है ना घटता है, ना उसकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए होती है और वो मजबूती की तरह रहता है। लेकिन एक एज के बाद उसकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। वो सर्टेन एज होती है, उसके बाद अमूमन जो फीमेल्स होती हैं वो 30, 35, 40 के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाती है और मेल्स में अमूमन जो है 50 के बाद उसकी कमी शुरू हो जाती है, बोन्स की भी और मसल्स की भी। बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, बोन्स में मेलानिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और बोन्स भी डिक्लाइन की तरफ चली जाती हैं। लेकिन इसको आप एक फिजियोथेरेपी के साथ, एक्सरसाइज के साथ, डेली जो आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स हैं, मतलब वॉक है, एनर्जी है, आपकी जो फूड है, न्यूट्रिशन है, उसके साथ इसको आप मजबूत भी कर सकते हैं, उसको आप बेहतर भी कर सकते हैं। सर, ये तो बात हो गई ओल्ड एज लोगों की। अब बात करते हैं आप आज का जो टाइम है, यंग जनरेशन हम देख लें तो कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उठते हुए घुटनों से आवाज़ें आ रही होती है। ये छोटे छोटे बच्चे 12 साल 13 साल उनके साथ भी ये मसले, वो क्या वजह है? अब ये तो बहुत सेंसिटिव आपने एक टॉपिक ले लिया। जैसे अभी आपने कहा कि मैं डाइटिंग पे हूँ। अब डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को भूखा रखना शुरू कर दें। डाइटिंग का ये मतलब होता है एक मुतवाज़िन ग़िज़ा आप लें। मतलब सुबह का नाश्ता होना चाहिए, दोपहर को भी खाना चाहिए और रात को भी खाना चाहिए। लेकिन उसकी डाइट की मकदार कितनी होनी चाहिए वो आप देखना है। उसमें जो डाइट आप लेते हैं वो क्या क्या चीज़ लेते हैं। मतलब फल बहुत ज़रूरी होते हैं जो हम आजकल नहीं खाते। अब सब्ज़ियां हैं, वो सब्ज़ियां हम नहीं खाते। हम ज़्यादातर मटन, बीफ और इन चीज़ों पे खाते हैं। जब जंक फूड्स खाते हैं, जो बाहर की चीज़ें होती हैं, तो वो ख़राब करती हैं। तो एक मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है। सर, अभी कोरोना की बात हो रही थी कि न्यू लहर आ गई है, जो नई लहर कोरोना की आई है, उसके लिए आप कौन सी मसाज करते हैं, किस तरीके से होती है कि वो फिजियोथेरापिस्ट उसको ठीक कर सकता है कोरोना को? क्या बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। कोरोना बेसिकली एक आप इसको कह सकते हैं कि नमूनिया ये डबल नमूनिया की एक किस्म होती है जो लंग्स पे आपको अफेक्ट करती है। अब नमूनिया में और कोरोना में फ़र्क क्या होता है उस चीज़ के लिए? कोरोना में भी या COPD इसको हम कहते हैं कि जो चेस्ट की बीमारियाँ होती हैं कि उसमें भी इन्फेक्शन होती है, उसमें भी बलगम जमती है, उसमें भी स्पूटम जमा होता है। लेकिन इसमें कोरोना में क्या होता है कि एक जेली टाइप जो स्पूटम है या उसकी इन्फेक्शन है वो बन जाती है। अब उसमें और इसमें फ़र्क यही होता है कि ये जेली टाइप होती है तो एक जाल की तरह आपके लंग्स के ऊपर बुन दिया जाता है। लेकिन उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो लंग्स के अंदर वो दीवार के साथ चिपकी रहती है। फिजियोथेरेपी का ताल्लुक क्यों इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? वो इस सेंस में होता है कि जब आपकी लंग्स की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, जब उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वो आप सांस नहीं ले सकते। ऑक्सीजन पे इसी वजह से आता है पेशेंट कि वो सांस नहीं ले सकता। जब सांस नहीं ले सकता तो वो लाजिमी बात है कि उसके लिए स्पेस नहीं होती। तो चेस्ट थेरेपी होती है फिजियोथेरेपी में। आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है चेस्ट थेरेपी का। चेस्ट थेरेपी ये होती है कि आप उसकी पोजीशंस बना के उसको क्रैपिंग करते हैं। क्रैपिंग मतलब उसकी दीवारों को छेड़ते हैं और जो उसके ऊपर जो एक
जो स्पूटम स्टकअप होता है उसको बाहर निकाल के आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि उसके जो एक स्पेस बनाते हैं ताकि उसकी जो सांस की जो एक जो लेने का अंदाज़ है वो बेहतर हो और ऑक्सीजन से उसकी जान छूटे। जैसे जैसे ऑक्सीजन से उसकी जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेयर होता है उससे जान छूटेगी तो वो बेहतरी की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़ उसमें यही होती है कि उसकी पोजीशंस बनानी पड़ती है, या राइट या लेफ़्ट पे जब आप उसको लिटाते हैं और प्रोन पोजीशंस में उल्टा लिटाते हैं तो उसकी पोजीशंस लंग्स की बेहतर होती है और वो अपना एक बेहतर फील करता है उस चीज़ के लिए। सर आवाम के लिए कोई आपका पैगाम जो एक फिजियोथेरापिस्ट आप देना चाहें? बिल्कुल, आजकल मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो एक आजकल हम जो यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा कि बच्चे आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं मोबाइल्स का और लैपटॉप्स। ऑनलाइन क्लासेस चलो एक मजबूरी थी कि हमारे एक लॉकडाउन में था, लेकिन अपने बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल्स कम से कम यूज़ करने दें, उनकी सेहत के लिए बेहतर है। ये आगे चल के जो आजकल जो एक उनको जो बैक पेन और सर्वाइकल्स की या गर्दन की और इन चीज़ों की दर्दें निकल रही हैं, ये आगे चल के उनको और ज़्यादा ख़राब करती हैं। और दूसरा चीज़ के डाइट की, ये जैसे ये इन्होंने कहा कि हम डाइट का एक करते हैं, तो डाइट एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। डाइटिंग का ये मतलब नहीं कि आप भूखे रहें, अपनी डाइटिंग को अपने हिसाब से रखें। फल खाएं, सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, गोश्त भी खाएं, लेकिन गोश्त की मकदार कम रखें। पानी सबसे ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपके एनर्जी के लिए बेहतर है और मसल्स के लिए बेहतर होता है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। अपनी मेज़बान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।